Good morning. Welcome to Bansal Gurukul. I, Professor Imran Ali Khan, Assistant Professor and Head in CSE Department. Now, the topic for today's discussion is Introduction to Compilers. तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंपाइलर की शुरुआत जो होती है हम आज वो समझेंगे कि कंपाइलर होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से फेसेस होते हैं एंड फाइनली द कंक्लूजन. सबसे पहले हम कंपाइलर की अगर बात करें तो कंपाइलर बेसिकली जो होता है वो हमारा एक सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के काम आता है. कंपाइलर का बेसिक काम जो होता है वो यही होता है कि अगर एक कोई कोड लिखा है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में है उसको मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. जैसे कि हम असेंबलर के अंदर पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो होता है उससे हम टारगेट प्रोग्राम कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही कंपाइलर का काम ये है. मतलब कंपाइलर जो है वो पहला फेस होता है जिसके अंदर आप एक बार कोई सोर्स प्रोग्राम जाता है तो उसको मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड जिसे हम कहते हैं उसमें कन्वर्ट करने में हमें इसमें फ़ायदा मिलता है. इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि कंपाइलर को हम हमेशा ट्रांसलेटर की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि एक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. कंपाइलर की जो लैंग्वेज होती है वो डेवलपर लिखता है, दैट विल बी अंडरस्टूड बाय द प्रोसेसर. तो इसका मतलब ये कि हमें प्रोसेसर से अगर बात करनी है, प्रोसेसर से इंटरेक्ट करना है, उस पॉइंट से अगर देखा जाए तो वी नीड कंपाइलर इन ऑल द एस्पेक्ट. द मेजर पर्पस ऑफ द कंपाइलर इज टू चेंज द कोड विच इज रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू द इक्विवेलेंट मशीन प्रोग्रामिंग कोड. मतलब अगर मैं C++, जावा, पाइथन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो कंपाइलर की ज़रूरत हमें हर बार पड़ेगी क्योंकि प्रोसेसर जो है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझेगा, वो मशीन प्रोग्रामिंग कोड्स को समझ पाता है. मतलब बाइनरी कोड्स को 0 और 1 को समझ पाता है. माइक्रो प्रोसेसर वो जो कि प्रोसेसिंग एलिमेंट होता है वो काम ही जब भी करता है जब आप उसको उसके लिहाज से चीज़ समझा के दो, तभी वो काम हो पाएगा. हम आज की डेट में कोई भी सी का कोड लिखते हैं तो कंपाइलर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, या C++ पे लिखते हैं तो भी कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी, या जावा में लिखते हैं तो हमें इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी, या पाइथन में लिखते हैं तो भी हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी. अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अलग अलग प्रोग्राम कंपाइलर्स एंड अलग अलग इंटरप्रेटर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एक बार वो कंपाइलर जो आपने कोड लिखा है वो एक बार एग्जीक्यूट होता है तो कंपाइलर का काम ये होता है कि उसको ट्रांसलेट करके जो चीज़ माइक्रो प्रोसेसर समझ पाता है 0 और 1 की कोडिंग उसमें कन्वर्ट करना. नाउ जब भी हम कभी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम करते हैं तो उसके अंदर 2 पार्ट्स में इसको एग्जीक्यूट कराते हैं. जिसका पहला पार्ट होता है वो होता है एनालिसिस का पार्ट, और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है सिंथेसिस का पार्ट. एनालिसिस वाले पोर्शन में हम कोड को चेक करते हैं और जब कोड बिल्डिंग हो जाती है, चेकिंग हो जाती है तो हम सिंथेसिस पे आते हैं. ये कंपाइलर का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक सोर्स प्रोग्राम को आप एक टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे बेसिकली 6 फेसेस आते हैं कंपाइलर के. जो शुरुआत के 3 फेसेस हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं ये बेसिकली एनालिसिस के फेसेस हैं, और जो लास्ट के 3 फेसेस हैं ये फेसेस हैं सिंथेसिस के. तो फ्रेंड्स यहाँ पे एनालिसिस और सिंथेसिस ये 2 टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ. इसको समझाने के लिए मेरे पास एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि एनालिसिस वो चीज़ होती है जिसको आप क्या करते हैं कि कोई भी एक एग्जिस्टिंग सिस्टम को देख के उससे आप सेंस करते हैं. जैसे मान लीजिए मैं एक RLC सर्किट की बात करूं और उसमें आपसे बोलूं कि करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करिए. दैट इज व्हाट वी कॉल एनालिसिस. आपने उसमें से उस सर्किट को देख के उसमें KVL, KCL या ओम्स लॉ लगा के आपने क्या करा, उससे वोल्टेज और करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. बट सिंथेसिस इज एग्जैक्टली द अपोजिट पार्ट ऑफ री इंजीनियरिंग ऑफ एनालिसिस. मतलब मैं आपसे बोलूं कि डिजाइन अ सर्किट यूजिंग RLC एंड हुज वोल्टेज वैल्यूज इज दिस एंड करंट वैल्यूज इज दिस, मैं आपको पूरा कैलकुलेशन पहले दे दूं और आपसे बोलूं कि वो डिजाइन करिए. इसको बोलते हैं सिंथेसिस. यहाँ पे भी कोड बिल्डिंग में यही होता है. हमारे पास यहाँ पे 2 बेसिक चीज़ें हैं. यहाँ पे एक है सिंबल टेबल, एक है एरर हैंडलर. जो बेसिकली सिंबल टेबल होता है वो सिंबल टेबल बहुत सारे टेबल्स का कॉम्बिनेशन होता है जिससे हेल्प मिलती है, या ये कह लें इसको और अच्छे अल्फाजों में समझें तो ये एक तरह की डिक्शनरी है, एक तरह की ऐसी डिक्शनरी है जो कि मदद करती है इन सारे फेसेस को ऑपरेट करने में. ये सारे फेसेस सिंबल टेबल और एरर हैंडलर से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि कोई भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत आएगी तो रिपोर्टिंग की तरह एरर हैंडलर जो होता है, हमारा एरर हैंडलर जो होता है ये यूज़र को, एंड यूज़र को दिखा देता है कि साहब किस टाइप का एरर है. आप लोग जब C++ या C में कोड लिखते हैं तो आपको जो एरर और वार्निंग मैसेजेस दिखते हैं वो इसी की बदौलत दिखते हैं, एरर हैंडलर की. बहरहाल सिंबल टेबल जो है, सिंबल टेबल उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सिंबल टेबल एक तरह की डेटा डिक्शनरी है, एक तरह की कीवर्ड टेबल की डिक्शनरी है जिससे हम इस्तेमाल करके सारे फेसेस जो हैं कंपाइलर के 6 फेसेस वो काम करते हैं. अब मैं शुरुआत करता हूँ एक एक फेस से. सबसे पहला फेस है लेक्सिकल एनालाइजर. लेक्सिकल एनालाइजर का सबसे आसान काम ये होता है कि जो भी कोई कोड लिखा है उसको लेक्सिकल एनालाइजर एक एक वर्ड को चेक करता है, एक एक टोकन को. जैसे ये सम, ये ओल्ड सम, ये रेट, ये 50, ये सब लेक्सिकल एनालाइजर के नज़र में है 1 लेक्सिम. इसको बोलते हैं क्या हम, ये जैसे 50 को अगर बात करें तो ये बनेगा 1
लेक्सिम या वन टोकन, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ये वन लेक्सिम और वन टोकन जो है लेक्सिकल एनालाइजर से आप नीचे उतरता है और अगले फेसेस में जाता है। मतलब ये कि एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ लिया जाता है, जब वो सेंटेंस एंड हो जाता है तो वो सारे के सारे टोकन्स जिस ऑर्डर में है, जिस फैशन में है, वो जाते हैं नेक्स्ट फेज पे, सिंथेटिक फेज पे। यहाँ पे अगर आप फेसेस ऑफ कंपाइलर को देखेंगे तो सारे फेसेस एक दूसरे के लिए काम करते हैं। जैसे लेक्सिकल फेज ने अगर कोई काम करा तो वो सिंटेक्स फेज को देगा, सिंटेक्स फेज ने काम करा तो वो सेमांटिक को देगा, ऐसे करते 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 नीचे लास्ट तक टारगेट कोड जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे जो लेक्सिकल एनालाइजर का काम है तो वो सिर्फ इतना ही कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर कि वो अपने सोर्स कोड को एज एन इनपुट लेता है और उसके एक एक कैरेक्टर को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। मतलब लेक्सिकल एनालाइजर हमेशा लेक्सिम्स में काम करता है, हमेशा लेक्सिम्स में काम करता है। और एक बार यदि ये काम हो जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक अलग तरह की एक स्ट्रिंग जनरेट हुई है। अगर आप देखेंगे अब आपका जो ओरिजिनल जो लाइन है वो चेंज हो गई, वो गई ID इज इक्वल्स टू ID प्लस ID इंटू ID। मैंने 1 2 3 4 अलग अलग नाम दे दिए इसके अंदर। अब ये जो आउटपुट आया ये बेसिकली सिंथेटिक फेस का इनपुट बनेगा, ये बेसिकली सिंटेक्स एनालाइजर का इनपुट बनेगा यहाँ पे। अब सिंटेक्स एनालाइजर का काम क्या होता है? सिंटेक्स एनालाइजर का काम होता है कि वो पार्स ट्री जनरेट करे। पार्स ट्री जब जनरेट होती है तो जाहिर सी बात है आपको एक पार्स ट्री जनरेट करने के लिए यू नीड द कंप्लीट सेंटेंस एंड द ग्रामर रूल्स। मतलब ग्रामर रूल्स किस तरह से हैं, किस तरह से उसकी डेफिनेशंस हैं। जैसे हम अगर नॉर्मली बात करें, जैसे इंटीजर को डिक्लेयर करना है फॉर एग्जांपल, तो हम लोग यूज करते हैं इंट a, b, c। अब ये डिक्लेरेशन जो है ये नॉर्मल, ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगर इसको आप बात करें तो ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। जब लेक्सिकल एनालाइजर ये सारी चीज़ें पूरी कंप्लीट होने के बाद, जैसे जब तक सेमीकोलन नहीं आता यहाँ पे, जब तक यहाँ पे नहीं आता तब तक ये नहीं देगा इसको, तब तक सिंटेक्स एनालाइजर उस पर काम नहीं करेगा। वंस वी गेट द कंप्लीट कोड फ्रॉम द लेक्सिकल एनालाइजर, देन आफ्टर सिंथेटिक एनालाइजर क्या करता है, उसकी पार्स ट्री जनरेट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है, इस क्वेश्चन की पार्स ट्री मैंने यहाँ बनाई है। अब ये पार्स ट्री एक बार बन गई तो सिंटेक्स एनालाइजर का काम जो होगा वो यहाँ पे खत्म होगा। मतलब जितने भी टोकन्स आपने जनरेट करे हैं वो सारे एक एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में हैं, और उन सारों को जब एक एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन ट्री भी होगी। एक्सप्रेशन ट्री को हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं पार्स ट्री। तो सिंटेक्स एनालाइजर का काम होता है यूजिंग पार्सिंग टेबल, यूजिंग पार्सिंग प्रोग्राम, जैसे हम पार्सर यूज करते हैं, SLR, कैनोनिकल LR, LALR, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ये सारे पार्सिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं एक पार्सिंग टेबल। ये सारे टेबल ड्रिवन पार्सर हैं, इससे टेबल एंट्री होती है और इससे आपकी पार्स ट्री जनरेट होती है। एक बार यदि पार्स ट्री जनरेट हो गई तो यहाँ पे नेक्स्ट फेज का काम चालू हो जाता है सिमेंटिक एनालाइजर का। सिमेंटिक एनालाइजर बेसिकली क्या करता है, जो पार्स ट्री होती है, जो पार्स ट्री आपको सिंटेक्स एनालाइजर ने दी थी, उसका मीनिंग फाइंड आउट करती है कि वेदर ये सिंटेक्स एनालाइजर की जो पार्स ट्री कर क्या रही है काम। आप देखेंगे अगर आप यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पे जितना भी कुछ लिखा हुआ था ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे चेंज करा। यहाँ पे लिखा 50 इज इनटू रियल, मतलब यहाँ पे वैल्यूज पास ऑन करी। जैसे कि मसलन के तौर पे अगर मैं बोलूँ a इज इक्वल्स टू b प्लस सी, एक सिंपल सी इक्वेशन है, यहाँ मैंने ना a मेंशन करा, ना b मेंशन करा, ना c मेंशन करा, लेकिन लेटर ऑन मैं इसके अंदर abc की वैल्यू मेंशन करूंगा और ये इसको थंब रूल बना दूंगा कि a इज इक्वल्स टू b प्लस सी। जब आप b और c की वैल्यू चेंज करोगे a में अपडेशन होगा। तो जिस भी इंस्टेंसेस पे आप b और c की वैल्यू चेंज करोगे a में अपडेशन होगा। तो जो हमने सिंटेक्स एनालाइजर में देखा उसमें जनरलाइज फॉर्मेट था, लेकिन जो सिमेंटिक एनालाइजर था उससे हमें स्पेसिफिक फॉर्मेट मिला कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। ना जब एक बार ये तीनों काम हो गए तो उसके बाद हमारा काम चालू होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का। इंटरमीडिएट कोड में बेसिकली हम क्वाड्रपल, ट्रिपल, इनडायरेक्ट ट्रिपल्स पढ़ते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करते हैं 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड बेसिकली 3 एड्रेसेस को मिला के जो कोड बनाया जाता है वो ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक एक्सप्रेशन लिखा जाए a प्लस b, इसको अगर मैं 3 एड्रेस कोड में करूँगा कन्वर्ट, तो मैं कहूँगा T1 इज a प्लस b। 3 एड्रेसेस एट ए टाइम, एड्रेस नंबर 1, एड्रेस नंबर 2 एंड एड्रेस नंबर 3। इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतने में काम पूरा हो जाना है। ये 3 एड्रेस कोड जो होता है ये बेसिकली छोटे से भी सी के प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे उसका 3 एड्रेस कोड काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी बड़ा होगा। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा है, मैंने इस एक्सप्रेशन को एक टेम्परेरी रजिस्टर के हिसाब से लिया। सबसे पहले मैंने लिया temp1 जिसमें लिया इन टू रियल 50, उसके बाद लिया temp2 जिसके अंदर id3 को temp से मल्टीप्लाई करा। मतलब जिस तरह से मैं बॉटम अप अप्रोच से अगर जाऊंगा तो मुझे 50 को id3 से मल्टीप्लाई कराना था यहाँ पे, तो इसको मैंने नाम दे दिया temp2, ठीक है। फिर इसका जो भी रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट को प्लस कराना था id2 से, तो इसका नाम दे दिया मैंने temp3, ठीक है। फिर जो भी इसका फाइनल आउटपुट आना था उसको मैंने id1 में स्टोर कराना था, मुझे इसको इक्वेट करना था। तो ये काम जो होगा ये काय का काम होगा, ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का काम होगा कि आपने एक पार्स ट्री को एक नई शक्ल में, एक नए फॉर्मेट में उसको भेज दिया।
नाउ अब बारी आती है कोड ऑप्टिमाइजेशन की। कोड ऑप्टिमाइजेशन में हम ज़्यादातर जनरली जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। हम यूज़ करते हैं पीप होल ऑप्टिमाइजेशन। पीप होल में बेसिकली हम पीप होल में जो वर्ड है पीप, उसका मतलब होता है शॉर्ट कोड। इसमें हम बेसिक ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं कोड्स को। बेसिक ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें जितने कोड्स कम हो सकते हैं, जितने हम कम से कम कोड लिख सकते हैं, उतना हमारे लिए फ़ायदा है। मतलब 3 एड्रेस कोड से कुछ भी चलता हुआ आ रहा हो यहाँ पे, हमें उसको ऐसा करना है कि हमारा काम भी हो जाए और थोड़ी लाइन ऑफ कोड भी कम हो जाए। ये कोड ऑप्शनल है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोड ऑलरेडी इतना ऑप्टिमाइज होता है कि हमें ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 90% केसेस में कि आपके कोड को ऑप्टिमाइज करने की कंपाइलर को ज़रूरत पड़ती है। तो ये फेज़ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है, एक मेजर फेज़ के अंदर गिना जाता है। और लास्ट फेज़ आता है कोड जनरेशन। यहाँ फाइनली हमारा जो भी ऑप्टिमाइज्ड कोड आएगा उसको हम कोड जनरेट करेंगे और इस तरह की रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यही रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज जो है बाइनरी में कन्वर्ट इजीली हो जाती है और इसी को हम फाइनली अपने माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं। एक बार यदि माइक्रो प्रोसेसर तक ये पहुंच गया तो माइक्रो प्रोसेसर समझ जाता है कि हमारा एक्चुअल में काम करना क्या है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन पार्ट के अंदर मैंने जैसे बताया कि पहला पार्ट इसका ये है कि सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करना है और ऑब्जेक्ट कोड में लेके जाना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट उसका ये है कि आपको उसके असेंबलर के थ्रू जाना है। मतलब जैसे आपने लास्ट में जो 3 एड्रेस कोड बनाया वो असेंबलर पर जाएगा एंड देन असेंबलर उसके आगे का काम करेगा। जो कंपाइलर का सॉफ्टवेयर होता है ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के काम में आता है। और जिस तरह से प्री प्रोसेसर यूनिट होता है, जैसे भी हम लोग #include iostream.h लिखते हैं नॉर्मली, या #include stdio या conio.h लिखते हैं, तो ये जो प्री प्रोसेसर यूनिट होता है, जो हैश जैसे हम बार बार बोल रहे हैं #include जो डायरेक्टिव होता है, ये पूरा का पूरा उसके मैक्रो एक्सपेंशन को उठा के कंपाइलर में यहाँ ले आता है। मतलब इफ़ यू नीड एनी प्रोग्राम टू बी रन ऑन द लैंग्वेज C और C++, सो यू नीड टू प्रोसेस द प्री प्रोसेसर यूनिट दैट इज #include। #include आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको रन करा पाओगे। उसके बाद जो इंटरप्रेटर होता है, जो इंटरप्रेटर के बारे में लिखा है वो बिल्कुल कंपाइलर की तरह होता है, बस इन अ डिफरेंट वे। कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ एज्यूम करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है। जावा में आप जब कभी कोड लिखेंगे तो जावा के अंदर आपने कोई सिंगल लाइन भी लिखी तो अभी मान के चलिएगा कि वो लाइन एग्जीक्यूशन लेवल पे आ चुकी है, मतलब वो कम से कम एनालिसिस फेज पे तो आ चुकी है। उसके बाद जैसे ही आप सेकंड लाइन पे जाएंगे और अगर आपने कोई गलती से बाय मिस्टेक कुछ कर दिया तो वहीं पे वो आपको एरर मैसेज वहीं के वहीं दिखाने लगेगा। कंपाइलर में एज इन क्या होता है, कंपाइलर में आपको पूरा कोड लिखना है, उसके बाद आखिरी में कंपाइल करना है ताकि वो अपने बाकी सारी चीज़ें कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सिंबल टेबल मैनेजमेंट कैसा होता है, और सिंबल टेबल मैनेजमेंट के साथ साथ हम उसके से जुड़ी हुई मेमोरी मैनेजमेंट की जो चीज़ें होती हैं कि मेमोरी ऑर्गेनाइज कैसे करी जाती है इसके अंदर, हम ये सीखेंगे। थैंक यू सो मच।